स्पोक्स पर्सन पर आज हमारे साथ हैं हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमांद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। शुरू की जो पढ़ाई है वो नारनौल से हुई है। उसके बाद मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की वो मैंने जयपुर से की। तो क्या जरूरत है सरपंच का चुनाव लड़ने की? मेरे को बड़ा सोच के ये लगा कि बोलो और मैं तेरे को वोट भी नहीं दूंगा। कि हॉकी वाली सरपंच, ये हॉकी वाली सरपंच के पीछे क्या कहानी है? ऐसी लड़कियों को तैयार कर रहे हैं जो कोई बड़े सेठ साहूकार की लड़कियां नहीं हैं। जो तो केबीसी तक का आप एक बार सफ़र आप हमें बताइए, आपको किस तरीके से बुलावा आया, कैसे आपको बुलाया गया वहाँ पर? केबीसी की टीम भी फिर गांव के अंदर आई, 3 दिन वो रही, तो उन्होंने शूट किया गांव के अंदर। पहले आपको यूएनओ में बुलाया गया। दोस्तों मैं आपको बताऊं, यूएनओ जो होता है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, अगर मैं ठीक हूँ। हाँ, नॉर्थ भारत से मैं गई थी, आंध्र प्रदेश से एक सरपंच गई थी कुनुकु हेमा कुमारी जी। अच्छा। और त्रिपुरा से जिसे जिला सरपंच बोलते हैं, अपने जिला प्रमुख बोलते हैं राजस्थान में, तो जो पूरे जिले पर होती है वो गई थी। हम 3 महिलाएं गए थे। नमस्कार दोस्तों, स्पोक्स पर्सन पर मैं आप सभी के साथ एक बार फिर से, जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले हमने लोकसभा के चुनाव की कवरेज जो है पूरी की है और हरियाणा में अब जस्ट अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन विधानसभा के चुनाव आएँ और उनकी कवरेज करें उससे पहले मैं आज आपको एक ऐसी हस्ती से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिनके बारे में जब आप सुनेंगे, आप जब उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे, तब आपको लगेगा कि वाकई में कोई महिला है। दोस्तों जब भी हमारे दिमाग में सरपंच जो शब्द का ख्याल दिमाग में आता है पहली बार, तो हम ये सोचते हैं कि भाई सरपंच कोई अधेड़ उम्र का कोई आदमी होगा, कोई बुजुर्ग होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी महिला सरपंच से मिलवाऊंगा जिनके काम के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा, मैम आपको बताएंगी, तो आप खुद कहेंगे कि सरपंच हो तो ऐसा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव लांबी अहीर में, तहसील भुवाना, ज़िला झुंझुनू में और राजस्थान। मेरे साथ इस वक्त नीरू मैम बैठी हुई हैं जो लांबी अहीर गांव की सरपंच है मौजूदा, और इनसे अपन एक एक करके बातचीत करना शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई सरपंच के कार्यकाल के दौरान अभी जो ये सरपंच हैं फ़िलहाल भी, तो इनको कैसे सरपंच बने, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, तमाम सारी बातें अपन आज करेंगे। तो नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपकी एजुकेशन से। आप कितना पढ़ी लिखी हैं, कितना आपने पढ़ा है, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है? देखिए, मैंने ग्रेजुएशन जो शुरू की जो कोई पढ़ाई है वो मैंने नारनौल से की है। नारनौल में ही पली बड़ी हूँ मैं। और गांव का जो मेरा नाम है, जो मेरा गांव है, पैतृक गांव जो है वो मेरा छापड़ा सलीमपुर है। लेकिन पापा गवर्नमेंट जॉब में थे और टीचर थे, तो हम नारनौल में ही जो रहना सहना जो हुआ, जैसे मकान बनाया वो नारनौल के अंदर ही। तो नारनौल से मेरी जो शुरू की जो पढ़ाई है वो नारनौल से हुई है। उसके बाद मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की वो मैंने जयपुर से की, और उसके बाद बीएड किया मैंने। एमएड जो है वो भी मैंने नारनौल से ही किया है, और पीएचडी अभी मेरी चल रही है। अच्छा, अभी आप पीएचडी कर रही हैं? जी। किस सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में ही मैंने एमएससी किया है। अच्छा जी। और ये पीएचडी मैम कहाँ से चल रही है आपकी? मेरी पीएचडी चल रही है सिंघानिया यूनिवर्सिटी से। सिंघानिया, अभी जो हाँ। ये पचेरी में? अच्छा। मैम आपकी शादी कब हुई थी? जैसे मतलब कितने साल भाई आपकी शादी को हो गई? मेरी शादी हुई थी 15 नवंबर 2013 में। 2013 में, यानी करीब करीब 11 साल। हाँ, 11 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो सरपंच का ना, सरपंच के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो ये होता है कि भाई कोई बुजुर्ग होगा। पहली बात तो दिमाग में ये आती है कि जेंट्स बंदा मिलेगा सरपंच, महिला ज़्यादातर मिलती नहीं है सरपंच। लेकिन जैसे आप सरपंच बनी तो आपके दिमाग में सरपंच बनने का जो सवाल आया, ये आपका खुद का मतलब आपके मन में इच्छा थी कि भाई मैं सरपंच बनूं, या ये था कि भाई ससुराल वालों की इच्छा थी कि भाई आप सरपंच बने, या पेरेंट्स की तरफ, या सॉरी आपके हस्बैंड की तरफ से कोई ऐसा था? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ, शादी से पहले मैंने कभी सरपंच बनने के बारे में सोचा नहीं था, और ज़्यादा पता भी नहीं था कि सरपंच क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन हाँ, ये था कि जब मैं
स्कूल में थी या कॉलेज टाइम में जो थी तो सोशल तो रहती थी मैं, मतलब लोगों की हेल्प करना ऐसे। और मैं बता दूं, मैं जब मेरे हॉस्टल में थी तब मेरे को मोस्ट हेल्पफुल गर्ल का अवार्ड भी मिला था हॉस्टल के अंदर। अच्छा। जो पहली बार हमारे हॉस्टल के अंदर दिया गया था वो मुझे ही दिया गया था, मतलब ये जो मेरे लिए ही वो बनाया गया था वो उस टाइम, उससे पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन जिस टाइम मैं थी उस समय मेरे को मिला था। तो ऐसा नेचर तो मेरा शुरू से रहा था। और जब मैंने बताया कि नारनौल में रही और उसके बाद पढ़ाई जो है वो जयपुर से की, फिर शादी करके मैं गांव में आई थी, तो गांव का माहौल कैसा रहता है और गांव में से के साथ जो मेरा इंटरेक्शन हुआ वो शादी के बाद ही हुआ था। यहाँ पे आने के बाद ग्रामीण परिवेश को अच्छे से देखा था, अच्छे से जाना था, क्योंकि मैं तो होम मेकर तो आज भी हूँ, सरपंच हूँ, लेकिन होम मेकर भी हूँ। पहले भी घर संभालती थी, परिवार की जिम्मेदारियाँ वो सब था। तो उसको रहते हुए जैसे गांव की महिलाएं घर पे आना जाना, मेरी दादी सास के पास बहुत आती थी तो उनकी बातें सुनती थी, और गाँव में सरपंच कैसे कैसे काम करते हैं क्या, तब जा कर के जाना था कि भी सरपंच एक ऐसा पद होता है जो गाँव में बड़ा मतलब मुखिया जिसको कहते हैं ना, गाँव का सम्माननीय पद होता है गांव का, और कैसे कैसे सरपंच काम कर सकते हैं कैसे। तो वो उस समय और उसी समय माइंड के अंदर भी ये चीज़ आई थी कि भाई हम क्यों सरपंच नहीं बन सकते। भाई राजनीति में ज़रूरी है अभी पढ़े लिखे लोगों का आना, क्योंकि लोगों की सोच ऐसी रहती है कि भाई सरपंच जो है वो, जैसे कि आपने कहा कि कोई बड़ा अधेड़ उम्र का कोई व्यक्ति हो। तो मेरा मानना ये, फिर मेरे को ये था कि कुछ अच्छे बदलाव हम गाँव के अंदर कर, गाँव में रह रहे हैं तो क्यों ना गाँव के लिए कुछ अच्छा करें। तो उस चीज़ को लेकर आया। और फिर दूसरी बात ये, आपने कहा परिवार का सपोर्ट रहा तभी मैं सरपंच बनी। अगर परिवार का सपोर्ट नहीं होता या तो मुझे नहीं लगता कि मैं सरपंच बन पाती। तो उनका सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यहाँ पर मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था, जब आपने शुरुआत में परिवार से डिस्कस किया होगा कि मेरे को सरपंच के लिए खड़ा होना है, तब क्या रिएक्शन था फैमिली का? देखो फैमिली का रिएक्शन बिल्कुल अच्छा था। फैमिली का ऐसे नहीं था कि क्या ज़रूरत है हमें भाई सरपंच बनने की या कोई, क्योंकि मैं मुझसे पहले मेरे जो दादा ससुर हैं उन्होंने एक बार सरपंच का चुनाव लड़ा था, तो लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। तो परिवार की भी एक तरह से इच्छा थी कि हाँ चलो दोबारा चुनाव लड़के देखते हैं। तो इसलिए जब फैमिली के सामने भी कहा तो उनका भी सपोर्ट था पूरा, और कोई ऐसा ये नहीं था कि हमें चुनाव नहीं लड़वाना या नहीं करेंगे। तो बाकी हमारे घर में सभी सर्विस में हैं, जॉब करते, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में हैं। तो मैंने फिर चुनाव लड़ने का जब कहा उनको तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और फिर बोले चलो। अच्छा मैम, एज ए वुमेन भाई आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? आप जब सरपंच के लिए आप खड़े हुए तो गांव में पता चल गया होगा भाई फलाने के सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। और देखो आपको सही बताऊं मैं तो जब मैं सरपंच के लिए मैंने कहा ना कि मेरे को चुनाव लड़ना है, तो लोगों के बाद आपने जैसे कहा ना, लोगों के मन में ये रहता है कि पढ़े लिखे लोगों की क्या ज़रूरत है सरपंच का चुनाव लड़ने की। लोगों की धारणा क्या होती है, उनके दिमाग के अंदर क्या एक सेट रहता है कि भाई जो फ्री घूमता रहता है गाँव के अंदर, जिसको कोई काम नहीं, वो सरपंच बन जाओ बस, ये लोगों की धारणा होती है। और मैंने ये चैलेंज सबसे ज़्यादा मतलब वो किया, और मेरे को ये बात लोगों को बताने में बहुत मेरे को प्रयास करना पड़ा कि भाई आप मुझे चुनो, मतलब मुझे क्यों चुने, वो इस चीज़ के लिए मेरे को लोगों को बहुत समझाना पड़ा। लोगों के मन में ये था कि ये तो पढ़ी लिखी है, इसको क्या ज़रूरत है चुनाव लड़ने की। और मुझे आप किसी कम पढ़े लिखे इंसान के साथ तो फिर भी वो अगर इस प्रकार की सोच रखे, कोई अनपढ़ महिला वो इस प्रकार की सोच रखे तो माने। मेरे को तो ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोगों तक ने ये बातें कही। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बात ज़रूर शेयर करूँगी कि जिस टाइम मैं अपने लिए वोट मांग रही थी तो मुझे एक गज़टेड अधिकारी ने, जो रिटायर्ड थे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जब मैं उनसे वोट मांगने गई तो उन्होंने मेरे को ये कहा, बीडीओ के पद पर वो से रिटायर्ड थे वो, उन्होंने मेरे से ये कहा कि तेरे को क्या ज़रूरत है सरपंच का चुनाव लड़ने की। मेरे को बड़ा सोच के ये लगा कि बोले और मैं तेरे को वोट भी नहीं दूंगा, मैं तो किसी ऐसे गुंडे बदमाश को वोट दूंगा जो किसी की भी जाके कॉलर पकड़ ले, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा। मतलब मानसिकता देखिए लोगों की कैसी है। अगर आप ऐसे बंदे को चुनोगे जो गुंडागर्दी करेगा तो वो गाँव का विकास कैसे करेगा, ये भी तो एक वो है। तो मेरे को बड़ा उस टाइम बोले तुझे क्या जरूरत है सरपंच, और क्या करेगी तू सरपंच बन के, तू अच्छे से अपने जयपुर से पढ़ी हुई है, बाहर अच्छी अपनी लाइफ सेट करनी चाहिए, तेरे को क्या जरूरत है या गांव में घूमेगी। मतलब कि मेरे को उस दिन बड़ा मैं डिमोरलाइज भी हुई जब उन्होंने मेरे से इस प्रकार की बात कही। आपने पूछा ना चैलेंज, तो मेरे को ये लगा कि जब एक पढ़ा लिखा आदमी इस प्रकार की बात कर रहा है तो फिर हम जो
कम पढ़े लिखे, जिन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, जो लोग हमेशा गांव से बाहर नहीं लग रहे हो, तो उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो सरपंच का चुनाव बहुत ज़्यादा टफ होता है। मैंने उस टाइम जब अपने लिए मैं वोट मांग रही थी, अपना चुनाव प्रचार, उस टाइम मैंने ये चीज़ महसूस की कि वास्तव में लोगों को समझाने में बहुत दिक्कत आती है। ये बताने के लिए उन्हें वास्तव में नहीं पता कि आप कैसे बंदे को आपको चुनना है, कौन काम कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने आया कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकती, और वो सरपंच का चुनाव तुझे क्या जरूरत है लड़ने की। मतलब लोगों की धारणा है ये कि आप पढ़े लिखे हो तो आप चुनाव मत लड़ो। चुनाव वो लड़े जिनको और कोई काम नहीं है, जो फालतू है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे सामने यही आया कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद तेरे को चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। अच्छा, एक मैम आपके बारे में ना एक टैगलाइन चली हुई है जो हमने भी शुरुआत में पढ़ा था आपके बारे में जब जाना था, तो इसी लाइन से हम आपके बारे में जान पाए थे कि हॉकी वाली सरपंच। ये हॉकी वाली सरपंच के पीछे क्या कहानी है? देखो, ये सभी पूछते हैं मेरे से हॉकी वाली सरपंच के बच्चे। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा मेरा हरियाणा प्रदेश है, और अपने हरियाणा के अंदर तो खेलों का बहुत ज़्यादा रुझान भी है और मतलब सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे भी अपने उसमें टाइम में खेलने का बहुत शौक़ था, लेकिन मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, तो हमारे तो शुरू से ये था कि भाई पढ़ लिख के जो है वो या तो टीचिंग लाइन के अंदर जाना है या बैंकिंग लाइन के अंदर जाना है, मतलब जॉब करनी है, ये वाली थी। लेकिन स्पोर्ट्स को लेकर के कभी ऐसे सपोर्ट नहीं मिला। तो जब मेरी शादी यहाँ गांव के अंदर हुई और जब मैं सरपंच बनी, तो मेरे सामने ये चीज़ें आई कि जैसे जिस प्रकार से मुझे ये लगता है कि भाई मेरे को सपोर्ट नहीं मिला या फिर किसी ने एनकरेज नहीं किया, तो ऐसे ही मेरी पंचायत में भी कुछ बच्चियां जो स्कूल टाइम के अंदर जिन्होंने हॉकी खेली थी और फिर वो घर बैठ गई थी, क्योंकि उनको ना तो साधन उपलब्ध थे, ना ही उनको जो है कोई सपोर्ट करने वाला था, ना मेंटली ना फिजिकली उनको, ना उनका कोई मोरल सपोर्ट था इस प्रकार का जो उनको साथ दे। तो ये वाली बात जब मेरे सामने आई तो मैं था कि आज मैं सरपंच हूँ गाँव की, तो मुझे अपनी पंचायत की लड़कियों के लिए, अपनी पंचायत की बेटियों के लिए जो आगे बढ़ना चाहती है उनको सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य है ये मेरा। तब मैंने उन बच्चियों को मैं घरों से निकाल करके और मैदान तक लेकर के आई। उनको जो भी, जैसे मुझे जो सरपंच का मेरे को जो मानदेय मिलता है, उस मानदेय को मैंने उन बच्चियों के लिए डोनेट किया, उनके स्पोर्ट्स के लिए, और उनको जितनी भी हॉकी से संबंधित जो भी चीज़ें थी, जैसे हॉकी के जो भी इंस्ट्रूमेंट, हाँ, किट वगैरह जो भी है वो उनको प्रोवाइड करवाई। और फिर हम लोगों ने जब शुरुआत की तब, क्योंकि सरपंच के पास भी बजट इतना ही रहता है, हमें भी बजट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, नहीं था, ग्राउंड तैयार करने में भी काफ़ी समय लगता है। तो जब हमने शुरुआत की तो मैं उनको, हमारे उस टाइम ओलंपिक गेम, ग्रामीण ओलंपिक गेम थे वो राजस्थान में होने वाले थे, तो उसके लिए फिर मैंने उनको तैयारी करवानी शुरू की। जो सिंघानी यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है हॉकी वाला, यहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पड़ता है मेरी पंचायत से, वहाँ उनको ले जाके उनको तैयारी करवाई। और तो मैं जब उनको लेकर के जाती थी तो जैसे कि गांव में नहीं हो जाता है कि ये बच्चियाँ आती हैं खेलने के लिए, तो ये साथ में है, ये कौन है भाई, ऐसे। तो उन्होंने कहा बोलिए इनके गांव के सरपंच, तो ऐसे कहते कहते लोगों ने कहा अच्छा ये वही हॉकी वाली, फिर कहीं जाना तो अच्छा ये वही हॉकी वाली सरपंच है, हम लड़कियों को तैयारी करवा रही है, उनके लिए हमने उसके लिए अब लड़कियों के लिए कोच रखा, तो ताकि जिनके अंदर हुनर है वो बच्चियां जो है वो आगे आएँ, अच्छा खेल सके, उनको ये ना लगे। और फिर हम ऐसी लड़कियों को तैयार कर रहे हैं जो कोई बड़े सेठ साहूकार की लड़कियां नहीं हैं, जो नॉर्मल परिवार से, जिनके किसान हैं, जिनके माता पिता या फिर जो मेहनत मजदूरी करते हैं, इस प्रकार परिवार की बच्चियों को हम, ताकि अगर उनके अंदर टैलेंट है तो वो निकल के आए और उनको ये लगे कि उनको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को लेकर के फिर मेरा नाम वो हॉकी वाली सरपंच सब मुझे बोलने लगे, वो हॉकी वाली सरपंच ही मेरा नाम निकल गया। अच्छा, तो मैम जो आपने टीम बनाई हॉकी की, वो जो लड़कियाँ थी वो आपके इस ग्राम पंचायत जहाँ से आप है लांबेर की, यहीं की सारी लड़कियाँ या बाहर से भी थी वो कुछ? नहीं, मेरी अभी जो लड़कियाँ हैं वो मेरी पंचायत की ही लड़कियां हैं सारी। अच्छा। अभी हम लोग आसपास के पंचायतों के, जो मेरे पंचायत के पास जो गांव पड़ते हैं, उनमें भी हम स्कूल में जाकर लड़कियों से संपर्क कर रहे हैं कि भी जो बच्चियाँ खेलना चाहती हैं वो आएँ और हम उनकी जो है वो मदद करेंगे। इस चीज़ को हम अब बड़े स्तर के ऊपर भी आगे लेके जाएंगे। तो आपकी जो टीम आपने बनाई थी उस दौरान हॉकी की, तो वो टीम कहीं पर खेली है? हाँ, ब्लॉक लेवल पर भी खेली थी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खेली थी। अभी हमारी पंचायत में से एक लड़की है जो ग्वालियर खेल के आई थी अभी नेशनल। अच्छा। हाँ, उसका सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, जो आपने हॉकी टीम बनाई थी उन्हीं में थी शुरुआत में? हाँ जी, उन्हीं में। अच्छा, यानी आप खेलों को बढ़ावा दे रही हैं, बढ़िया। इधर तीसरा मैम, आप गए थे कौन बनेगा करोड़पति में, तो वो एपिसोड हमने भी देखा था उस दौरान।
तो केबीसी तक का आप एक बार सफ़र आप हमें बताइए, आपको किस तरीके से बुलावा आया, कैसे आपको बुलाया गया वहाँ पर, और वो तमाम सारी क्या प्रक्रिया थी, आने जाने का ख़र्चा क्या था, आपने उठाया, केबीसी ने उठाया, क्या वो सिस्टम था वो ज़रा। देखिए केबीसी का ये था कि मेरे पास फ़ोन आया था केबीसी से, और उन्होंने फ़ोन करके बोला कि हम आपको जो है बुलाना चाहते हैं, क्योंकि केबीसी की जो थीम थी वो थी बदलते भारत की। हाँ। तो उन्होंने बोला कि हम आप जिस प्रकार से ग्रास रूट के ऊपर काम कर रही हैं, तो हम आपको एक बार बुलाना चाहते हैं। उस मंच के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि महिला सरपंच भी किस प्रकार से अपने गांव के अंदर बदलाव ला सकती है। तो केबीसी ने मुझसे कांटेक्ट किया था, और जब मेरे पास पहली बार फ़ोन आया तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कभी कोई फ्रॉड कॉल होना, क्योंकि आजकल साइबर ये चीज़ें बहुत होती हैं। तो मुझे एक बार तो एतबार नहीं हुआ कि वास्तव में फ़ोन केबीसी से है। लेकिन जब उनका दोबारा फ़ोन आया और जूम के ऊपर उन्होंने मुझसे बात की, मेरी पंचायत के जितने पंच हैं उनसे बात की, गाँव के लोगों से उन्होंने बात की, केबीसी की टीम भी फिर गांव के अंदर आई, 3 दिन वो रही, तो उन्होंने शूट किया गांव के अंदर। तो उसको अच्छा, केबीसी की टीम यहाँ आई थी? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल मुंबई से यहाँ आई थी 3 दिन के लिए। पूरे गांव का उन्होंने शूट किया था, गांव के लोगों से उन्होंने बात की थी, क्योंकि जो वो स्क्रीन पे 1 मिनट का जो वीडियो चला है वो केबीसी की टीम खुद गाँव में आके शूट करके वो लेके गई थी। तो वो जब आई तब यकीन हुआ था कि वास्तव में मैं जो है वो हॉट सीट के ऊपर जाऊँगी और मैं खेलूँगी। और फिर वहाँ जाने का पूरा जो भी मेरा जो खर्चा था, पूरा फ्लाइट का आने जाने का सारा, वो पूरा केबीसी की टीम ने ही उठाया था, उनकी तरफ से ही था कंप्लीट। अच्छा। सारा, हाँ बिल्कुल। तो मतलब आपको वहाँ पे एज ए गेस्ट बुलाया गया? हाँ, मेरे को वहाँ पे एज ए गेस्ट खेलने के लिए बुलाया था, और चैरिटी के लिए हमने खेला था वो। जो तो भी आप उसमें कहाँ तक खेले, मतलब कहाँ तक पहुँचे थे आप? कितनी धनराशि आपने जीती? हमने जीती थी 6,80,000 जी। बड़ा। और वो मैंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए ही बोला था कि मैं उसको स्पेंड करूंगी गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर ही। अच्छा। तो वो जो धनराशि मैं जीत के आई थी वहाँ से, उसका मैंने अपनी पंचायत के अंदर एक प्ले स्कूल तैयार करवाया है छोटे बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छा स्कूल मैंने वो वहाँ लगाया हो पूरा पैसा।